हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 का पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धातु अधातुओं के अपन ने पहले वाले वीडियो में धातु के भौतिक गुणों की चर्चा की, फिर उनकी रासायनिक क्रियाओं की अभिक्रिया की, रासायनिक जो क्रियाएँ हैं अम्ल के साथ कैसे करते हैं क्रिया, उनके विद्युत अपघटन पे क्या होता, अपन ने इन सब पर डिस्कस किया था और उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देखना, जिससे आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सक्रियता श्रेणी के बारे में बात की थी। सक्रियता श्रेणी मतलब कौन धातु कितनी एक्टिव है, कितनी जल्दी क्रियाशील होती है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं आग पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये सक्रियता श्रेणी की अपन ने बात की थी। अब अपन बात करते हैं कि धातु अधातु क्रियाएं क्यों करती हैं, कैसे करती हैं क्रियाएं। तो बच्चों, आपको ये परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक आपको याद करना पड़ेंगे, क्योंकि ये टेबल है, आवर्त सारणी है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना अपन इस चैप्टर में क्या कभी भी जब भी इसके बारे में बात होगी तो आपको तत्व क्या हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या हैं, उनके परमाणु भार क्या हैं, ये आपको याद करना पड़ेंगे। कौन सा तत्व कौन सी उसमें है, कौन सी टेबल पर है, तो ये आपको कौन सी धातु है कौन सी अधातु है, ये एक टेबल है, इसे आपको याद करना पड़ेगी। तो इस जैसे कुछ तत्वों के यहाँ दिए गए हैं तो ये आप याद कर लेना। जैसे उत्कर्ष गैस में ये हीलियम, नियॉन और आर्गन है। इसकी परमाणु संख्या 2, 10, 18 होती है और परमाणु भार हीलियम का 4 होता है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेंगे। तो इनकी जो परमाणु संख्या के आधार पर इनके इलेक्ट्रॉन, इनके भारी संख्या, भारी जो कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके आधार पर ये क्रिया करते हैं। जैसे हीलियम का एक पहले वाले कक्ष में 2 हैं, नियॉन के पहले में 2, दूसरे में 8। क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा होगा कि वो जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार हीलियम के 2 हैं तो हीलियम के 2 हैं तो ये अपने आप में पूरा है, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम है उत्कृष्ट गैस। मतलब उत्कृष्ट गैस का अर्थ है कि ये अपने आप में पूरे हैं, मतलब स्वतंत्र है, कहीं किसी से क्रिया नहीं करें। तो इसमें 8 हैं। दूसरे नियम है, पहले में 2, दूसरी कक्ष में 8 होना चाहिए, तीसरे में 8, फिर चौथे में 18, पाँचवें में 32। ये नियम आप पढ़ोगे नेक्स्ट। तो ये कक्षाओं में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इससे कम होते हैं तो वो फिर या तो किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं। अपन अब नेक्स्ट ऐसे पढ़ते हैं। जैसे सोडियम के बारे में बात करते हैं। सोडियम जिसको अपन Na से करते हैं, जो Na का 11 और 23, इसका परमाणु भार 23 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। सो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और लास्ट वाली में 1। अब ये 1 है तो इस कारण ये जरूर किसी न किसी से क्रिया करेगा, या तो ये 7 लेगा या अपने 1 देगा, ठीक है ना। लेकिन 7 लेने में से ज़्यादा तकलीफ होगी तो ये एक आसानी से छोड़ देगा, तो ये क्या करेगा, 1 को निकाल देगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम पहले में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरे में 2, तो ये क्या करेगा, 6 लेने की अपेक्षा 2 को त्याग देगा, है ना। इसी प्रकार एल्युमिनियम पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। पोटेशियम में पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 1, तो 1 को ये त्याग देगा। कैल्शियम में ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अपन कैसे निकालते हैं, अगर इनके परमाणु क्रमांक अगर अपन को याद होंगे तो अपन पहले में हमेशा 2 ही आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 आते हैं, चौथे में 18 आते हैं और पाँचवें में 32 आते हैं। इस प्रकार एक क्रम चलता है। इस आधार पर अपन डिवाइड कर लेते। 20 है तो पहले में 2 ही आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं, तो 2 कर दिए, दूसरी कक्षा में 8 कर दिए, 8 तो 10, और फिर तीसरी कक्षा में फिर 8 कर दिया, 18 पर कितने बच्चे, 2 बच्चे, तो 2 तो या तो ये छोड़ेगा, 2 किसी न किसी को देगा। इसी प्रकार ये सभी के नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन के पहली में 2 और दूसरी में 5, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन में पहली में 2, दूसरी में 6। इसी प्रकार ये क्या करेगा, अब 6 तो छोड़ नहीं पाएगा, 2 किसी से लेगा। इसी प्रकार फ्लोरीन के 2, लास्ट में 7। फास्फोरस का 15 है तो पहली में 2 आएंगे, पहली कक्षा में 2 ही आते हैं,
दूसरी में 8, फिर तीसरी में 5, जितने बचते हैं वो तीसरी में, अगर 8 से कम है तो वो उतने तीसरी कक्षा में चले जाएं। इसी प्रकार अब आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक विनिमय। अब अभी क्या करते हैं, जैसे अपन ने सोडियम का पढ़ा था 1 है इसकी में, और क्लोरीन की में लास्ट में 7 है, क्योंकि क्लोरीन का इसका सोडियम का तो होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और 7। अब ये क्या 7 को तो छोड़ेगा नहीं, तो ये क्या करे, 1 सोडियम से ले लेगा, दे दे, और ये 1 आराम से दे देगा। जो देता है उस पर धनायन और जो लेता है उस पर ऋणायन आता है। तो इस तरीके से Na ने सोडियम को दिया तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, जो नमक का फॉर्मूला है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि आज क्लोरीन 7 को छोड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए वो आसानी से 1 ले लेगा, और सोडियम 7 को लेगा तो ज़्यादा कठिनाई, 1 को आसानी से छोड़ सकता है। इसी प्रकार अपन और देखते हैं उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम का। देखो मैग्नीशियम का अपन ने देखा था लास्ट की कक्षा में 2 थे, क्यों थे, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है, और क्लोरीन का पता ही है 17 है, तो 7 है। अब ये क्या करेगा, ये 2 आसानी से छोड़ सकता है, और क्लोरीन का 8 है, तो मैग्नीशियम ये 2 इसको देगा और 1 इसका लेगा। इसी प्रकार तो ये फॉर्मूला बनता है MgCl2। मैंने आपको पहली वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जो जिसको जितने ये 2 देगा, Cl 1 देगा, तो इसने 2 दिए तो Cl के नीचे 2 Cl2 हो जाएगा, तो ये लिखा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण इस प्रकार ये आपस में क्रिया करते हैं। तो जो देता है, इसी प्रकार इनमें धनायन और ऋणायन, तो जो देता है वो ऋणायन और जो लेता है वो धनायन। अभी अपन ने पढ़ा था। इसी प्रकार इसे देखो, मैग्नीशियम ने दिया तो मैग्नीशियम क्या हो गया, धनायन हो गया, है ना, और क्लोरीन ने क्या किया, लिया, है ना, तो इस पर ऋणायन। जो लेता है वो ऋण, कहते हैं ऋण ब्याज, और जो देता है वो धनायन होता है। अब आते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। आयन यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, तो आयन जो यौगिक ये पेपर में आते हैं कि आयन यौगिकों के सामान्य गुणधर्म पर ध्यान दीजिए, या सामान्य गुण। सबसे पहले इनकी भौतिक प्रकृति में क्या होता है, कि आयनिक यौगिक में क्या होता है, धन और ऋण होता है। तो जो धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण जो आयनिक यौगिक होते ठोस और थोड़े कठोर होते हैं, और सामान्यतः भंगुर होते हैं, और दाब डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिनका आकर्षण बल होता है तो ये ठोस भी होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं। इनका गलनांक क्वथनांक, इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो भी बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका जो आयनिक आकर्षण तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो आयनिक जो यौगिक में जो आयनिक यौगिकों का जो आयनिक यौगिक मतलब NaCl अपन ने पढ़ा, प्लस और ऋण। आयनिक यौगिक मतलब प्लस और ऋण, तो इनका जो आयनिक आकर्षण होता है उसके तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता। दूसरा घुलनशीलता। अब घुलनशीलता कैसी होती है, विद्युत संयोजक जो सामान्यतः जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और मिट्टी तेल आदि विलायकों में कैसे होते, अवले माने घुलते नहीं हैं। विद्युत चालकता इनमें होती है, विद्युत धारा आराम से इनमें प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। अभी अपन ने देखा था धातुओं के प्लस और ऋण में विभाजित हो जाए, H2O H पॉजिटिव OH है ना, तो ये विद्युत धारा इसमें प्रभावित होने लगती है। और ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के होने का आयनों की गति हो नहीं पाती, लेकिन ये आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। और गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल और ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इस कारण ये आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि क्या है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या होता है, विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थित विद्युत आकर्षण बल कम हो जाता है। गलित अवस्था मतलब ठोस से द्रव में बदलना। ठोस से द्रव में अपन ने पढ़ा था कि ठोस के जो अणु थे वो आपने पढ़ा होगा 9th में, ठोस के जो अणु होते बिल्कुल पास होते, दृढ़ संरचना होती है उनकी, कठोर होते हैं, जैसे लोहे की आकृति, लकड़ी की आकृति, तो इनमें आयनों की गति संभव नहीं होती बिल्कुल, माने इनका जो विद्युत आकर्षण बल है बहुत मजबूत होता है। लेकिन जैसे गलित मतलब ठोस से द्रव में, द्रव के जो अणु होते थोड़े दूर होते, तो इनका जो आकर्षण बल होता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिससे इनके आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। तो कभी बच्चों आता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है धातुओं की प्राप्ति।
अब धातुएं अपन को कहाँ से मिलती हैं, तो जैसे अपन को पता है समुद्री जल से तो हमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है ना। लेकिन पृथ्वी की जो भूपट्टी का अर्थ है ऊपरी सतह पर जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और कुछ स्थानों में खनिजों में एक विशेष धातु भी पाई जाती है जिसे अपन निकालते हैं, तो इन खनिजों को अपन अयस्क कहते हैं। अब जो अयस्क अपन को प्राप्त हो गए, अयस्क, इनसे अपन धातु कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे कि अयस्क को अपन धातु कैसे प्राप्त करें, सबसे पहले अपन को धातुओं का क्या करना पड़ेगा, निष्कर्षण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निष्कर्षण। तो ये अपन ने पढ़ा था कि जो कुछ धातु सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो आती हैं धातुएं कौन आती हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनियम और तामा भी थोड़ा है, पर सोना चांदी तो अपन को पता है। सोना चांदी और जो प्लेटिनियम होती सबसे नीचे आती हैं। इस पार्ट 2 में मैंने इसी वीडियो में समझाया, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे, क्योंकि ये क्रिया किसी से नहीं करते। क्रिया क्यों नहीं करते, इनका जो लास्ट का जो होता है पूरे लास्ट आखिरी कक्ष में पूरे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। सोना देख लो आप, इसलिए अपन आराम से पहनते हैं। चांदी भी, ये क्रिया नहीं करती, स्वतंत्र अवस्था में पाई। लेकिन जो कॉपर और सिल्वर क्या करते हैं, इनके सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था, कॉपर और सिल्वर जो अपन को प्राप्त होती है खनिज में, इनके कॉपर सिल्वर प्राप्त नहीं होती जी, इनके हमें सल्फाइड और ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तब इनका फिर अपन करते हैं। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये बहुत अधिक क्रियाशील है और ये स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं पाई जाती। और सक्रियता श्रेणी की मध्य की जो धातुएं हैं जिंक, फेरिक और लेड, इनकी अभिक्रियाशीलता थोड़ी मध्यम होती है, तो ये हमें पाई जाती हैं ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण पृथ्वी पर एक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो धातुओं को अपन ने 3 भागों में बांटा है, एक निम्न, एक मध्यम और एक उच्च। ठीक है, तो अब देखो ये सक्रियता श्रेणी देखो, ये दिख रहा है, अपन ने पढ़ा ना, सबसे ऊपर की ये ज़्यादातर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती क्योंकि ज़्यादा एक्टिव रहती। ये बीच की ये मध्यम अवस्था है, ये मध्यम अवस्था में रहती है। ये अपन ने पढ़ा ना, जो पृथ्वी की भूपट्टी पे ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट पाए। और सबसे नीचे की जो सिल्वर और मरकरी, सिल्वर और Au मतलब सोने का है, और ये चांदी है, ये प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब इनको अपन प्राप्त कैसे करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन को जैसे ही अयस्क मिला, जो खनिज मिलता है अपन को पृथ्वी की सतह पर, उसको अयस्क कहते हैं। अब इसका सांद्रण करेंगे तो अपन को सब तरह की मिल गई है, अपन ने पढ़ी अभी सक्रियता। तो जो सबसे अधिक होती हैं उच्च, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका क्या करते हैं अपन, विद्युत अपघटन करते हैं, और विद्युत अपघटन से अपन को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अपन ने पढ़ा उच्च अपघटन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है, जिनका अपन विद्युत अपघटन करेंगे तब हमें शुद्ध धातु प्राप्त हुई। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा था मध्यम, पढ़ा था अभी अपन ने मध्यम। तो मध्यम जो होती है, मध्यम में आती है जिंक, Zn, लोहा, Pb, इसे लेड बोलते हैं। इसके हमें क्या मिलते हैं, कार्बोनेट अयस्क मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क मिलते हैं। जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उसका निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं। निस्तापन और भर्जन समझ लो। निस्तापन क्या होता है, इसमें वायु की सीमित मात्रा लेते हैं और अधिक ताप पर गर्म करते हैं। और इसमें भर्जन में क्या होता है, वायु की अधिक मात्रा लेते हैं, और इसमें भी दोनों में ताप तो अधिक होता है, पर इसमें वायु की कार्बोनेट अयस्क में सीमित मात्रा लेते हैं। सीमित मतलब सीमित लेते हैं, इसमें सीमित लेते हैं। निस्तापन और भर्जन में मात्रा अधिक लेते हैं। इस प्रकार हमें धातुओं के ये अपन को ये प्राप्त होते हैं ऑक्साइड। फिर धातुओं का अपन अपचयन करते हैं, फिर अपन को धातु का शोधन प्राप्त होता है। अपन को धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त हुई, फिर धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन मैंने आपको समझाया था। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी का होना, ऑक्सीजन की अपन कमी कर देते हैं, तो हाँ वो अपचयन क्रिया होती है। फिर उसके बाद अपन को धातु का शोधन कर, इसके बाद अपन आते हैं अब लास्ट में कौन सी बची, निम्न अपक्रियाशील धातु, मतलब जो बहुत कम क्रिया करती है ना, निम्न अपक्रियाशील। तो निम्न अपक्रियाशील के अपन को सल्फाइड मिलते हैं, जैसे सिल्वर के और कॉपर के, Ag,
सोने की नहीं, सिल्वर और कॉपर, इनके हमें सल्फाइड मिलते हैं। फिर इनका क्या करते हैं अपन, भर्जन करते हैं, और भर्जन करने के बाद जो धातु प्राप्त होती है फिर उसका परिष्करण करते हैं। इस प्रकार अपन को धातु प्राप्त होती। तो ये चार्ट आप समझ लेना अच्छी तरीके से, ये पेपर में आता है कभी कभी। इसके बाद अपन एक एक करके इसको पढ़ेंगे। फिर अब सबसे पहले आता है गैंग क्या होती है। जो अपन को पृथ्वी से जो अयस्क प्राप्त हुई है उसमें, अब ऐसा तो है नहीं है कि अपन को मिट्टी से जो अयस्क प्राप्त हुई है बिल्कुल शुद्ध प्राप्त हो, उसमें मिट्टी और रेत आदि लगी रहेंगी, जिसे अपन गैंग कहते हैं। इसको हटाएंगे, धातुओं के निष्कर्षण से पहले इन अशुद्धियों को हटाना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अयस्क का समृद्धिकरण, जिसे अपन ने गैंग कहा। फिर इसके बाद सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब नीचे कौन सी आती है अपनी, सिल्वर आती है ना, सोना आता है और कॉपर आता है। तो इसका क्या करते हैं, इसका जो अभी अपन ने पढ़ा था ना, निस्तापन हो रहा है। वायु के निस्तापन करने पर ये अपन को धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो गए। और फिर निस्तापन के बाद फिर अपन भर्जन करेंगे। भर्जन मतलब यहाँ ओ था और यहाँ ओ हट गया, तो हमारे क्या हुआ जी, अपचयन क्रिया हुई। तो अपचयन करते इस प्रकार ये अपन को शुद्ध Hg मतलब मरकरी अपन को यहाँ प्राप्त हो गई है, हो गई। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉपर का ये सल्फाइड है, मतलब ये निम्न अपक्रियाशील धातु है जिनकी अपन बात कर रहे हैं। निम्न अपक्रिया, फिर इसको अपन ने अधिक ताप पर गर्म किया, इसे अपन ने किया निस्तापन के बाद फिर अपन ने भर्जन किया। भर्जन के बाद अपन को शुद्ध कॉपर प्राप्त हो गया। अब सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मध्य में स्थित अपने बात करें तो मध्य में स्थित कौन है, जिंक का अधिक ताप पर अपन ने इसको गर्म किया। ये पढ़ा है ना, सल्फाइड है, इसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को अपन भर्जन कहते हैं। और निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में, यहाँ वायु की उपस्थिति ज़्यादा होती है और इसमें कम वायु होती है, को अधिक ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इधर भी ऑक्साइड में कर रहा है, यहाँ भी ऑक्साइड में, बस अंतर इतना है, यहाँ भर्जन कर रहा है, यहाँ निस्तापन कर रहा है। तो देखो आप Zn के सल्फाइड है, इसे अधिक वायु की उपस्थिति में अपन ने क्या किया, भर्जन किया, जिंक के ऑक्साइड प्राप्त हुए। फिर जिंक के जो अपन को फिर भर्जन के बाद फिर अपन ने क्या किया, निस्तापन। जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट को अपन क्या करेंगे, वायु की सीमित मात्रा लेंगे, फिर गर्म करेंगे, तब भी अपन को क्या प्राप्त होंगे, ऑक्साइड प्राप्त होंगे। फिर इनके ऑक्साइड को अपचायक का प्रयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करें, मतलब अपचायक मतलब अपचयन क्रिया करें। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो शुद्ध Zn जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जिंक धातु अपचयित हो जाती है। इस प्रकार ये प्रक्रिया अपन को हो गई। इसके अलावा अपन ऐसे कोयला है, कोयले का प्रयोग जो होता है धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अपक्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। माने कार्बन अर्थ कोयले का प्रयोग धातु के ऑक्साइड में अपचयन की क्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अधिक क्रियाशील धातु हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका आदि का अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुओं को उनके योग से विस्थापित कर देती हैं। निम्न अभिक्रियाशील मतलब सोडियम, पोटेशियम क्या करती हैं, जो इनसे कम वाली हैं उन्हें हटा देती हैं, विस्थापन अभिक्रिया कर। अपन ने नेक्स्ट जो चैप्टर 1 में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, ये क्या वही करते हैं। ये जैसे ये अपने MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एल्युमिनियम चूड़ के साथ इसको गर्म किया तो क्या हुआ, Mn को इनने विस्थापित कर दिया, किसने, एल्युमिनियम ने, और ये बन गया। ये किस क्रिया का उदाहरण है, ये क्रिया कौन सी क्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है ना, विस्थापन अपक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है उन पदार्थों को अपन जान सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। अब Al में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है Mn में ऑक्सीजन कमी, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसी क्रिया का प्रयोग अपन करते हैं जो पटरियाँ होती हैं उनको जोड़ने में, रेल की जो पटरियाँ मशीन पुर्जों में जो दरारें पड़ जाती हैं जोड़ने में इसका ही प्रयोग किया जाता है। जो लोहा है, लोहे पर अपन एल्युमिनियम की वो करते हैं तो उसमें लोहा अलग हो जाता है, और ये इसकी अपन को वो इस अपक्रिया को कहते हैं थर्मेट अपक्रिया कहते हैं। ये धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी या मशीन पुर्जों को दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इसके बाद है सक्रियता श्रेणी सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, भी अपन ने पढ़ा था। इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं। क्यों कैसे करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम
कि गलित कोलाइडों को विद्युत अपटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित होती है और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। अब एक क्रिया इस प्रकार NaCl की, तो Na सोडियम प्लस आयन कैथोड पर, Cl एनोड पर अपन को प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपठनीय अपचयन से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आता है नेक्स्ट धातुओं का परिष्करण। तो ये भी वही चीज़ है जो उच्च धातुओं का जो परिष्करण, लास्ट की जो प्रोसेस थी परिष्करण, अपन ने सब तीनों धातुओं का कर लिया। जो ज़्यादा अब तेज उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु, किस प्रकार अपन ने शुद्ध धातु प्राप्त की। अब धातु तो अपन को प्राप्त हो गई, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जब तीनों जो उच्च से अपन को धातु प्राप्त हुई, फिर अपन उसका क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे। परिष्करण कैसे करते हैं, जो क्योंकि उसमें क्या होता है, धातु तो प्राप्त होती पर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, अपद्रव्य होते हैं। और धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक पिछले जो विद्युत विधि है विद्युत अपठनी परिष्करण है। तो पेपर में पूछ सकते हैं धातुओं का परिष्करण क्या होता है। तो परिष्करण में अपन क्या करते हैं, तो यही करते हैं कि जो धातु अपन को प्राप्त होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, उसमें अपद्रव्य होते हैं जिसे अपन विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा शुद्ध करते हैं। इसमें क्या करते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु को की पतली परत को कैथोड पर बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कैथोड होता है, इतनी ही जो विलय अशुद्धियाँ होती हैं विलयन में चली जाती हैं, ये विलयन में चली जाती है, और जो अशुद्ध अशुद्धियाँ होती हैं अवलय, वो यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, इसे अपन कहते हैं एनोड पंख कहते हैं। तो ये आ सकता है विद्युत अपघटनी परिष्करण किसे कहते हैं। तो आप इस चित्र के आधार पर इसका वर्णन कर देना कि कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ये है ना, ये कैथोड और एनोड, और ये टैंक और ये अपना अपद्रव्य। इस तरीके से चित्र बना के आप वर्णन कर देना तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद है संचारण किसे कहते हैं। बच्चों इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको कोई भी क्लियर नहीं हुआ, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।